प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, जब हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें जीवन का एक विशाल और विस्मयकारी संसार दिखाई देता है। सूक्ष्म जीवाणुओं के अदृश्य संसार से लेकर जंगलों के विशालकाय हाथियों तक, आसमान को छूते विशाल वृक्षों से लेकर रंग बिरंगी तितलियों तक, ये दुनिया सजीवों की अनगिनत विविधताओं से भरी पड़ी है। लेकिन जब हम जीवन के इस विशाल चित्र को देखते हैं तो एक मौलिक प्रश्न उठता है। चाहे एक छोटा सा जीवाणु हो, एक विशाल बरगद का पेड़ हो या फिर हम स्वयं इंसान हो, वो कौन सी सबसे छोटी मूलभूत इकाई है जो हम सब में समान है? वो कौन सी जीवन की ईंट है जिससे मिलकर ये पूरी सजीव इमारत खड़ी हुई है? इस कौन का जवाब हमें जीव विज्ञान की सबसे आकर्षक और बुनियादी शाखा में मिलता है, जिसे हम कोशिका जीव विज्ञान कहते हैं। आज हम जीवन के उस सूक्ष्मतम स्तर पर उतरने जा रहे हैं जहां जीवन की असली कहानी लिखी जाती है। हम उस दुनिया में गोता लगाएंगे जिसे नंगी आंखों से देखना असंभव है, लेकिन जिसके बिना किसी भी जीवन की कल्पना करना असंभव है। यह अध्याय न केवल आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आपको यह भी समझने में मदद करेगा कि आप और आपके आसपास का हर जीव वास्तव में अरबों खरबों छोटी छोटी फैक्ट्रियों का एक चलता फिरता शहर है। तो चलिए अपने ज्ञान के सूक्ष्मदर्शी को तैयार कर लीजिए और मेरे साथ चलिए कोशिका की इस अद्भुत दुनिया के सफर पर, जहां हम जानेंगे कि जीवन की शुरुआत कैसे और कहां से होती है। कोशिका की खोज, अंधेरे से उजाले का सफर। आज हमारे लिए ये मान लेना बहुत आसान है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब इंसान केवल वही देख पाता था जो उसकी आंखें उसे दिखाती थीं। जीवन का रहस्य एक पहेली था। इस पहेली को सुलझाने का पहला दरवाजा खोला एक अद्भुत आविष्कार ने, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक से। साल 1665 में हुक ने अपने द्वारा बनाए गए एक साधारण सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क यानी पेड़ की छाल से मिलने वाले पदार्थ का अध्ययन किया। उन्होंने जो देखा वो चकित करने वाला था। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी खाली कोठरियों वाली संरचना दिखाई दी। इन कोठरियों को उन्होंने लैटिन शब्द सेलुला के आधार पर सेल नाम दिया, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। इंसान ने पहली बार जीवन की सबसे छोटी इकाई की एक झलक पाई थी। हालांकि ये जानना महत्वपूर्ण है कि हुक ने जिन्हें देखा था वे वास्तव में मृत कोशिकाएं थीं, जिनकी केवल बाहरी दीवार यानी कोशिका भित्ति ही बची थी। जीवन की असली झलक यानी जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय जाता है हॉलैंड के एक शौकिया वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक ने अपने खाली समय में और भी बेहतर सूक्ष्मदर्शी बनाए। उन्होंने तालाब के पानी, दांतों की खुरचन और रक्त जैसी चीजों का अध्ययन किया और वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनमें छोटे छोटे गतिशील जीव तैर रहे हैं। उन्होंने इन्हें एनिमैलिक्यूल्स कहा। ल्यूवेनहॉक ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवित जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ और रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी को देखा। इन दो महान खोजों ने कोशिका विज्ञान की नींव रख दी, लेकिन अभी भी एक बड़ी तस्वीर गायब थी। लगभग 150 वर्षों तक इस क्षेत्र में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई, जब तक कि बेहतर सूक्ष्मदर्शी नहीं बन गए और वैज्ञानिकों ने पूछना शुरू नहीं किया कि क्या सभी जीव इसी तरह की कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका सिद्धांत, द सेल थ्योरी, जीव विज्ञान का यूनिफाइंग आइडिया। 19वीं शताब्दी तक सूक्ष्मदर्शी काफी उन्नत हो चुके थे। दो जर्मन वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञानी मैथियास श्लाइडन और जंतु विज्ञानी थियोडर श्वान अलग अलग काम कर रहे थे। श्लाइडन ने अनगिनत पौधों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक उसी समय श्वान ने विभिन्न जंतु ऊतकों का अध्ययन करके यही निष्कर्ष निकाला कि सभी जंतुओं का शरीर भी कोशिकाओं से ही बना होता है। जब इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने काम की चर्चा की तो उन्होंने मिलकर एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया, जिसे आज हम कोशिका सिद्धांत, द सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके शुरुआती दो मुख्य बिंदु थे। सभी सजीव प्राणी, पौधे और जंतु कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह सिद्धांत तो आ गया, लेकिन इसमें अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं था। नई कोशिकाएं आखिर आती कहां से हैं? उस समय कुछ लोग मानते थे कि कोशिकाएं निर्जीव पदार्थों से अपने आप बन जाती हैं, यानी स्वतः जनन का सिद्धांत। इस गुत्थी को सुलझाया एक और जर्मन चिकित्सक रुडोल्फ विर्चो ने। 1855 में उन्होंने पूरी दृढ़ता से यह स्थापित किया कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका लैटिन में अर्थ होता है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। विर्चो के इस कथन ने कोशिका सिद्धांत को पूरा कर दिया। आज आधुनिक कोशिका सिद्धांत में इन विचारों को और विस्तार दिया गया है, लेकिन इसके 3 मूलभूत स्तंभ वही हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूदा कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये सिद्धांत जीव विज्ञान का एक केंद्रीय स्तंभ है जो हमें बताता है कि जीवन की निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से बनी रहती है। कोशिकाओं का विशाल संसार, प्रकार, आकार और आकृति। दोस्तों, जब हम कोशिका कहते हैं तो यह एक बहुत ही सामान्य शब्द है।
हकीकत में कोशिका की दुनिया में आश्चर्यजनक विविधता है। मुख्य रूप से हम कोशिकाओं को उनकी आंतरिक संरचना, विशेषकर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रमुख प्रकारों में बांट सकते हैं। एक, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा से आया है। प्रो का अर्थ है पहले और कैरियन का अर्थ है केंद्रक या नाभिक, यानी ये वे कोशिकाएं हैं जिनमें एक सुविकसित झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता। विशेषताएं: केंद्रक का अभाव। इनमें आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए एक झिल्ली से घिरा नहीं होता, बल्कि कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में ही एक अनियमित आकार के क्षेत्र में बिखरा रहता है, जिसे केंद्रक आभ यानी कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रद्यवेयी जालिका यानी कि ईआर जैसे झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम। इनमें केवल राइबोसोम यानी कि 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। आकार। ये कोशिकाएं आमतौर पर बहुत छोटी यानी कि 1 से 10 माइक्रोमीटर और सरल संरचना वाली होती हैं। उदाहरण: जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इसे आप एक ऐसे स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह समझ सकते हैं जिसमें कोई अलग कमरा नहीं है। किचन, बिस्तर और पढ़ने की मेज़ सब कुछ एक ही बड़े हॉल में मौजूद है। 2. यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक शब्द भी ग्रीक से आया है। यू का अर्थ है वास्तविक या अच्छा और कैरियन का अर्थ है केंद्रक या नाभिक, यानी ये वे कोशिकाएं हैं जिनमें एक वास्तविक झिल्ली से घिरा केंद्रक पाया जाता है। विशेषताएं: सुविकसित केंद्रक। इनका आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए एक दोहरी झिल्ली से घिरे केंद्रक के अंदर सुरक्षित रहता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग। इनमें विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ऊर्जा घर, गोल्जी काय यानी कि पैकेजिंग सेंटर, लाइसोसोम यानी कि आत्मघाती थैली आदि पाए जाते हैं। राइबोसोम। इनमें एटीएस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आकार। ये कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बड़ी यानी कि 10 से 100 माइक्रोमीटर और जटिल होती हैं। उदाहरण: सभी पौधे, जंतु, कवक यानी कि फंगाई जगत के जीव यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कल्पना कीजिए हमारे पास दो तरह के घर हैं। एक है प्रोकैरियोटिक घर, जो एक साधारण स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह है, और दूसरा है यूकैरियोटिक घर, जो एक बड़े सुव्यवस्थित बंगले जैसा है। आइए इन दोनों घरों की तुलना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, कंट्रोल रूम या मुखिया के कमरे यानी केंद्रक की। स्टूडियो अपार्टमेंट यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई अलग से कमरा नहीं होता। घर का सारा कीमती सामान और ज़रूरी कागजात यानी कि डीएनए बस एक कोने में पड़े रहते हैं। उस कोने को हम केंद्रक आभ यानी कि न्यूक्लियोइड कहते हैं, लेकिन उसके चारों ओर कोई दीवार नहीं होती। इसके ठीक विपरीत हमारे बंगले यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में एक शानदार दीवारों वाला कंट्रोल रूम है। ये एक सुविकसित झिल्ली युक्त केंद्रक है जहां घर के सारे ज़रूरी कागजात डीएनए पूरी सुरक्षा के साथ रखे जाते हैं। अब आते हैं घर के बाकी कमरों यानी कि कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनल्स पर। हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसा कि हमने कहा, कोई अलग से कमरा नहीं है। खाना पकाने, सोने और काम करने की सारी व्यवस्था एक ही बड़े हॉल में है, यानी कि यहाँ झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोई अलग से किचन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया या पैकेजिंग रूम यानी कि गोल्जी काय नहीं होता है। वहीं हमारा बंगला पूरी तरह व्यवस्थित है। यहाँ हर काम के लिए अलग अलग कमरे हैं जिनकी अपनी दीवारें हैं। मतलब यहाँ झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं जो कोशिका को और भी अधिक कुशल बनाते हैं। चलिए अब घर के सबसे कीमती सामान यानी कि डीएनए की बात करते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए बहुत सरल होता है। यह एक बंद रबर बैंड की तरह वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होता है और मुख्य हॉल यानी कि कोशिका द्रव्य में ही तैरता रहता है। जबकि हमारे बंगले यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए बहुत लंबा और जटिल होता है। ये लंबे धागों की तरह रेखीय यानी कि लीनियर होता है और करीने से कंट्रोल रूम यानी कि केंद्रक के अंदर पैक करके रखा जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन बनाने वाली मशीनों यानी कि राइबोसोम की। ये एक ऐसी चीज़ है जो दोनों घरों में होती है, क्योंकि दोनों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन फ़र्क इनके मॉडल में है। स्टूडियो अपार्टमेंट यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पुरानी छोटी मशीनें लगी हैं जिन्हें हम 70S प्रकार का राइबोसोम कहते हैं। वहीं बंगले यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में बड़ी और उन्नत मशीनें हैं जिन्हें हम 80S प्रकार का राइबोसोम कहते हैं। घर के बंटवारे या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया भी दोनों में अलग है। स्टूडियो अपार्टमेंट यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका का बंटवारा बहुत आसान है।
बस बीच में एक दीवार खींचो और घर दो हिस्सों में बंट गया।